हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में यूपीपीसीएस आरओ के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। अगर आपके पास समय की बहुत कमी है तो आप इस वीडियो को अभी यहीं पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा तो 7 और 8 दिसंबर यूपीपीसीएस की जो एग्जाम डेट है और जो आरओ की डेट है 22 और 23 दिसंबर, उसके लिए आप जाकर रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और इस वीडियो को आप यहीं पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि जो 7 और 8 दिसंबर की यूपीपीसीएस की और आरओ की 22 और 23 दिसंबर की नोटिस आपके सामने कल रात को आ गई है। आपने इतने सारे ट्वीट किए, आपने इतने सारे मेल किए, आपने इतने सारे स्पीड पोस्ट किए, आपने क्या सभी ने किए, सभी छात्रों ने किए ऑलमोस्ट, और उसके बावजूद भी आयोग ने नोटिस निकाल दी। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी है कल। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आयोग के अधिकारियों ने बोला भी था कि हम आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम 30 तक हमने सेंटर मांगे हुए हैं, 30 अक्टूबर तक। उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए, जो भी शिफ्ट की चीज़ें जो भी न्यूज़ में आ रही हैं उनको हम ठीक है हम देखते हैं, लेकिन हम उनको ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेंगे। बट उन्होंने उन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। नोटिस आपके सामने है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है जो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। मायूस हैं सब लोग, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, सभी लोग मायूस हैं क्योंकि सामने सामने नोटिस आ गई है। जब तक नोटिस नहीं आती है तब तक बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम इस डेट में होगा उस डेट में होगा। लेकिन जैसे ही नोटिस आ जाती है कि 7 और 8 दिसंबर को यूपीपीसीएस होगा, आरओ 22 और 23 दिसंबर को होगा, उसके बाद में जो इधर उधर की बहुत सी चीज़ें होती है ना, उनकी कोई जगह नहीं बचती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा ठीक है, इस तारीख में एग्जाम होने वाला है। अब वो हो पाता नहीं हो पाता है वो एक बात की बात है, उसमें चांसेस यही होते हैं ज़्यादातर कि एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ये भी होता है कि हो सकता है ना भी हो। लेकिन डेट आपके सामने आ जाती है तो जो फालतू के या इधर उधर की जो स्पेकुलेशन है ना, वो भी 100 जगह 200 जगह वो कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, नोटिस आती है, उसके बाद में एक पैनिक क्रिएट होता है, एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है, जो कि कल हुई है। सबके चेहरे ऑलमोस्ट उतर गए थे, एक मायूसी सभी के मन में है, क्योंकि मेहनत इसके लिए बहुत की गई थी, लगातार प्रोटेस्ट किया गया था। अब इसमें मेन चीज़ ये है, जो छात्रों के मन में जो चीज़ है, जितने भी लोग लगातार इस चीज़ के विरोध में थे कि शिफ्टों में एग्जाम ना हो, नॉर्मलाइजेशन ना लागू हो परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे वो आरओ हो, तो उनके दिमाग में अब यही चीज़ है, उनके मन में यही चीज़ है कि एक तो पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आयोग ने इतना दिमाग खराब किया हुआ है। अगर आपको यही करना था तो ये आप 27 अक्टूबर को कर लेते। आपको 27 अक्टूबर को सेंटर क्यों नहीं मिले? सेंटर आपको अभी भी नहीं मिले हैं, तभी तो आप 2 शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हो 7 और 8 दिसंबर को। तो यही चीज़ आप 27 अक्टूबर को कर लेते। आपने क्यों इतना लेट किया? सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेन चीज़ ये है कि आप उम्मीद अभी भी क्या कोई बची है कि खेल खत्म हो चुका है, चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। एक बात बताइए, 11 फरवरी को जब आपका आरओ को पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हो गया था, किस तरह से पेपर लीक हुआ है, कितने बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें आप जानते हो कि कहाँ से चीज़ें चली हैं, कितना कितना पैसा हुआ है, क्या हुआ है, कैसे लोगों ने कमाया है, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, उसके बाद भी 11 तारीख को ही शाम को आपको देखने को मिली थी एक आयोग की तरफ से नोटिस, और किसने निकाली थी, किसकी तरफ से निकली थी, वो भी आपको मालूम है। ठीक है, तो वही ओएन सिंह जो जिनकी तरफ से अभी आपको शाम को नोटिस मिली है, उनके थ्रू नोटिस आपको मिल गई थी, और उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो परीक्षा है वो स्वच्छतापूर्वक कंप्लीट करा ली गई है, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं हुई। जबकि पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद संघर्ष शुरू हुआ था छात्रों का, और हर किसी ने, जितने भी टेलीग्राम चैनल वाले थे, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले थे, जितने भी मीडिया हाउसेज मेन है, मतलब सभी लोगों ने इस चीज़ में छात्रों का साथ दिया। और 20-22 दिन तक लगातार जब संघर्ष चला, लोग धरने पर बैठे, लगातार 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक बैठे रहे। लोगों ने इतना ट्वीट किया, इतना मेल किया, 2-2 बार प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें एक बार जो प्रोटेस्ट बहुत सक्सेसफुली लीड हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि रात तक वो चला था, रात के 11-12 बजे तक लड़के वहाँ पर रुके हुए थे। उसके बाद भी 3-3, 4-4 दिन तक बहुत सी बहनें हैं वो तक बैठी हुई थी धरने में। और जो दूसरा वाला जो प्रोटेस्ट था उसमें आपको पता है कि चीज़ें किस तरह से रही थी, काफ़ी लोगों को कर लिया गया था, उनका डिटेंशन हो गया था, और उसके बाद में चीज़ें सक्सेसफुली नहीं हो पाई थी। 20-22 दिन के बाद में जाकर के कहीं ना कहीं फाइनली फिर ये शासन ने इस चीज़ को एग्री किया था कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और फिर उसको री एग्जाम की बात की गई थी। आयोग ने भी उस चीज़ को फिर एक्सेप्ट किया था काफ़ी बाद में जाके, जबकि सामने सामने चीज़ें हुई थी। इसके अलावा जो यूपीपीसीएस का पेपर है उसको फिर टाल दिया गया था 17 मार्च को जो होना था, जबकि जब 17 मार्च को पेपर प्रस्तावित था जब तक, तो उसके 10 दिन पहले तक आयोग ने कोई नोटिस नहीं दी थी कि पेपर हम पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन जब 17 मार्च को पेपर प्रस्तावित था तो 7 मार्च को जाकर के उन्होंने ये नोटिस दी कि ये जो पेपर है ये आगे जा रहा है। और उसके पहले तक तैयारी नहीं थी, लेकिन हर कोई यही कह रहा था आयोग के अंदर से और इधर उधर जो भी पुलिस के अधिकारी थे वो सब यही कह रहे थे कि आप लोग धरने पर मत बैठिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है धरने को कम कराना था, कमजोर कराना था। जो स्टूडेंट्स की जो एकता है, जो स्टूडेंट्स के अंदर जो हिम्मत है, उसको तोड़ने का काम करना था। तो ये था कि आप लोग यहाँ मत बैठिए, जाकर के पढ़ाई करिए, क्योंकि 17 मार्च को आपका पेपर होना है, ताकि ये धरना जो है ये कम हो जाए, या आरओ के लिए जो आवाज़ उठ रही है वो आवाज़ आपकी दबा दी जाए, वो चीज़ें एक सुर में ना हो पाए, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको कमजोर किया जा सके। तो ये चीज़ें चली, तो उम्मीद अभी भी है। बस अब बात यह है कि अब संघर्ष होगा। अब आपको पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी तक क्या है कि जब तक नोटिस नहीं आई थी तब तक आप सारी चीज़ें कर रहे थे। अब संघर्ष वाली चीज़ आ गई है, अब लड़ाई वाली चीज़ आ गई है कि अब आपको अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो जो चीज़ें हैं वो सामने सामने चल रही हैं। अगर 11 फरवरी को जब पेपर लीक हुआ था, अगर वो जो भाई थे जिन्होंने एकदम से सेंटर पर आकर के ऐसे पेपर दिखा के बोल दिया था कि ये पेपर लीक हो गया है और दिस एंड दैट, और शाम को भी फिर आपने देखा था कि आयोग ने नोटिस जब निकाली थी, तो अगर अगले जो 20 दिन थे, जो 15 दिन थे, उसमें अगर छात्र सड़क पर ना उतरे होते या छात्रों ने अगर अपनी मांग को, अपनी बात को सामने ना रखा होता, तो कहीं ना कहीं वो पेपर एक्चुअल में स्वच्छतापूर्वक हो गया था आयोग की नज़र में, शासन की नज़र में, क्योंकि चीज़ें उसी तरह से चल रही थी। जब छात्रों ने लगातार उस चीज़ पर प्रेशर बनाया तब जाकर के वो चीज़ फिर वापस ली गई है, और जो चीज़ें उसके बाद हुई हैं 8 महीने में वो आप जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह से हैं। उम्मीद अभी भी बची है, मायूस ना होइए, जो भी चीज़ें वो आपके सामने हैं। देखो 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कराना है, 22 और 23 दिसंबर को एग्जाम कराना है, इसीलिए तो इतना सारा विरोध हो रहा था ना। जो आप ट्वीट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? इसलिए तो कर रहे थे ना। जो डीएम्स की तरफ से जो सेंटर वगैरह की सारी क्लियरेंस मिली थी, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी न्यूज़पेपर में पिछले 15 दिन से जो चीज़ें आ रही हैं, वो उसका इंडिकेशन तो जो था वो क्या था? वो यही तो था ना कि 7 और 8 दिसंबर को पेपर होना है। अब क्या है कि बस उसकी नोटिस आपके सामने आ गई है, तो नोटिस आने की वजह से बस एक होता है कि इंसान की हिम्मत टूट जाती है, तो वो हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको कुछ पता नहीं था और एकदम से 7 और 8 दिसंबर की और 22 और 23 दिसंबर की नोटिस आपके सामने आ गई है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा कंसीडर करिए।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैंने कहा था कि पेपर जो वो इस साल नहीं होगा, मैंने आपको स्पेसिफिक डेट नहीं बताई थी। जैसे काफी लोगों ने आपको स्पेसिफिक डेट बता दी थी कि अप्रैल में इस तारीख को होगा, इस संडे को होगा, मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि हाँ चांसेस हैं कि आपके मार्च अप्रैल में पेपर जाएगा और बेसिकली अगले साल जाएगा, इस साल नहीं होगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ये इसकी ह्यूज पॉसिबिलिटी है। 99.9% चांसेस हैं कि आपका पेपर जो वो इस साल नहीं होगा, क्योंकि यही वास्तविकता थी, यही रियलिटी थी, इसी लेवल की तैयारी आयोग के अंदर थी, तो इसीलिए आपको वो चीज बताई गई थी। अब जो आयोग की परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से चीजें आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलती हैं, इधर उधर भी देखने को मिलती हैं, और लगभग सभी विश्वसनीय लोगों ने आपको सेम चीज बताई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको ये बताया, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने आपको, चाहे वो टेलीग्राम पर हो चाहे वो यूट्यूब पर है, आपको यही चीज बताई थी कि ऐसे ऐसे जो आपका पेपर है वो आपका अगले साल जा रहा है। अगर आप इस चीज में विश्वास ना रखते हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अगर आप आरएनडी करेंगे तो आपको चीज मिल जाएगी कि ऑलमोस्ट एवरीवन वाज सेइंग कि भाई पेपर जो है वो अगले साल यूपीपीसीएस का जा रहा है, क्योंकि यही चीजें थी। अब चीजें अगर थोड़ा सा भी चेंज होती हैं तो उसमें फिर बुरे जो हैं वो बनते हैं जितने लोग जिन्होंने आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दी थी। तो चीजें चेंज हुई तो वो भी आपको बता दी जाती है। तो जो भी चीजें बदल रही हैं उसके हिसाब से जो हालिया अपडेट होती है, जो हाल में चीजें चल रही होती है, जो चेंज हो रही होती हैं, वो सारी चीजें आपके सामने लाई जाती है। अब उसमें कभी कभी जब वो फेवर में जाती हैं तब उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन जब कभी भी वो अगेंस्ट में चली जाती है तो उसका जो गुस्सा है, आप लोगों का जो गुस्सा है वो हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो मेरे मेरे मतलब जितने भी कल मेरा जो वीडियो था, पुराने वीडियोस थे, उन पर काफी लोगों का कमेंट आ रहा था, मेल भी आ रहा था कि सर हमने आप पर भरोसा किया था, आप भी फेक निकले, आप भी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड कर रहे थे। देखिए जो भी चीजें आपको बताई जाती है जब वो कंफर्म हो जाती है, या जो एकदम 99.9% चीजें जब एकदम श्योर हो जाती हैं तभी बताई जाती है। आज तक कभी भी मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन मैंने अगर आपको इस तरह से दी है तो वो कभी गलत नहीं हुई, ठीक है। कल जो ये चीज जो हुई थी उसमें जो चीजें चेंज हुई इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपकी सहूलियत के लिए ये चीज आपको बताई जाती है। हजारों लोगों के मैसेज आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। 50 टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको चीजें पता लगती हैं, यूट्यूब चैनल 50 है, वहां पर आपको चीजें पता चलती हैं। तो उसके बाद में हजारों मैसेजेस आ जाते हैं, इतने मेल आ जाते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि उसके बाद जब हजारों लोगों को जब डिस्ट्रैक्ट देखता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि यार मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ये लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन लोगों को डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इन लोग को ये चीज बता दी जाए। लेकिन अगर वो चीज बताने के बाद में थोड़ा बहुत भी अगर चीजें ऊपर नीचे होती हैं, या अब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें मैं निकाल रहा हूं आयोग के अंदर से, या कोई XYZ पर्सन निकाल रहा है जो भी आपको चीज बता रहा है, आपकी सहूलियत के लिए चीजें बताई गई। अब अगर कोई चीज एकदम से चेंज होती है, 1 घंटे के अंतराल में कोई का डिसीजन चेंज होता है, तो वो चीजें हम लोगों के अगेंस्ट में जाती है। अब वो चीज बताने से हम लोगों का जो नुकसान होता है, जैसे हम लोग को जो भी गुस्सा देखना पड़ता है, उसका तरीका, उसका सॉल्यूशन जो वो यही है कि आज के बाद आपको इस तरीके की कोई भी चीज इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी जाएगी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अगर भले ही वो आपकी सहूलियत के लिए बताया जाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी चीजें अगर होती हैं तो फिर आपको लगता है कि इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया है। तो इसलिए आगे से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग किसी भी तरीके से एग्जाम की जो डेट या कोई भी चीजें ना ही आप लोग पूछिएगा, ना ही मैं अपनी तरफ से इस तरीके की कोई चीज बताऊंगा, सो दैट इस तरीके की जितने भी कयास हैं या जो भी चीजें हैं वो अप डाउन वाला कोई सीन ही ना रहे। जो चीज होंगी आयोग बताएगा उसी पर आपको रहना है। भले ही 50 जगह पर आपको कोई चीज बताई जाए, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई इस तरह से बोलता है कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया है समथिंग, इट फील्स बैड, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए बताया गया था, अगर चीजें चेंज हो रही हैं, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो वो आपके हाथ में है, आप उसको किस तरह से लेते हैं। मैं उसके बारे में फिर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बाकी रियलिटी यही थी, रियलिटी अभी भी यही है। जो चीज़ें होनी है, जो 7 और 8 दिसंबर के हिसाब से चीज़ें होनी है, अभी केवल सेंटर फाइनलाइज हुए हैं, एकदम सेंटर फिक्स हो गए। अब यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होंगी, पेपर बनना एंड ऑल, जितनी भी बात की तैयारी होती है ना वो यहाँ से शुरू होंगी। तो अभी तक की जो स्थिति थी वो यही थी। अब अगर चेयरमैन या कोई भी जो मेन 1-2 अधिकारी हैं वो अपने लेवल पर अगर अड़ जाते हैं और किसी चीज़ को जिद में कराने की कोई कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एकदम से ऐसी हो गई हैं कि मतलब एकदम 100% श्योर है समथिंग। नोटिस आ गई है, लेकिन एग्जाम कितना होता है वो आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो सब्र रखिए, संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो इनका जो वर्क कल्चर रहा है, जो इनकी कार्यशैली रही है, उससे आप भलीभांति वाकिफ हैं। 27 अक्टूबर को आपने पेपर क्यों नहीं लिया? अगर आपको इसी तरीके से लेना था 2 शिफ्ट में, तो आप 26-27 अक्टूबर को ले लेते। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब जो एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 41 जनपदों में परीक्षा हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भाई 75 जिले हैं आपके पास, तो सिर्फ 41 जनपदों में परीक्षा आपकी क्यों हो रही है? आप बात सब में बनाते ना, सभी जगह पर आपको सेंटर बनाना था। और अगर आपके सभी जिलों में, सभी जनपदों में अगर आपके ऐसे सेंटर नहीं है या ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं है जिनमें आप एग्जाम कंडक्ट करा सको, तो फिर आप इसको डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जो आप इतना ज़्यादा, जो सरकार, जो शासन जो इतना क्लेम करती है कि हमने इतने जिलों को इतना कर दिया, हमने इतने जिलों में पानी पहुंचा दिया, हमने इतने जिलों में हमने आवास बना दिए, इतने जिलों में हमने ये कर दिया। आप जब सेंटर एग्जाम नहीं अपने ढूंढ करा सकते हो, सेंटर नहीं ढूंढ सकते हो, तो फिर आपने उन जिलों का क्या विकास किया? इसका मतलब आप सीधे सीधे वो जो आपके ऐसे जिले हैं जिनमें आपको स्कूल नहीं मिल रहे हैं 15-20 किलोमीटर की रेंज में, इसका मतलब कि वो जिले आपके बहुत पिछड़े हुए हैं, वो फिर आपके बहुत बैकवर्ड है, वहां पर डेवलपमेंट का भी डी भी नहीं पहुंचा है। सीधी सी बात है, आप सीधे इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। और दूसरी चीज ये है, उसमें लिखा हुआ है वहां पर जो भी आपने चीजें देखी हैं कि हमने बहुत अपना प्रयास किया, उसके बाद भी हमें ये जो शासनादेश के अकॉर्डिंग जो भी हमारी जो प्रोटोकॉल वगैरह है, जो भी एसओपी है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें नहीं मिल पाई, हमें सेंटर उस तरह से नहीं मिल पाए। तो इस वजह से हम इसको 2 शिफ्टों में करा रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि आपने यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये सब आप कह रहे हो कि हमने बहुत प्रयास किया, ऐसा कौन सा प्रयास है जिसमें आपको सेंटर नहीं मिले? अगर भाई शासन चाहे, अगर सरकार चाहे, तो वो कैसे नहीं करा सकती है? आपको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या ये जो यूनिवर्सिटी होती है, इनमें अगर आप सेंटर ढूंढोगे तो सेंटर मिलेंगे नहीं, और अगर शासन चाहेगा तो सेंटर नहीं मिल सकते। एक फोन कॉल पर आपको सीधे सीधे सेंटर मिल जाते। इट्स जस्ट कि आपको कराना ही नहीं था और आपको इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन को जबरदस्ती लागू करना था, तो इसलिए आपने ये किया है। और आपने इस चीज को बोल दिया है कि वहां पर हमें सेंटर नहीं मिले, हमने प्रयास किया। प्रयास कुछ किया ही नहीं गया एक्चुअल में। वरना अगर यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े हॉल होते हैं, इतने रूम्स होते हैं, हम सभी लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े हुए हैं, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, कोई भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, बीबीआईयू में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग बताइए, क्या वहां पर इतने सेंटर नहीं बन सकते? वहां पर क्या वहां पर इतने बच्चे नहीं आ सकते हैं कि वहां पर एग्जाम कंडक्ट हो जाए? इट्स जस्ट कि
सरकार को, शासन को करानी नहीं थी वो चीज़। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि कमेटी के अंडर में जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनके निगरानी में ये सारी जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह की जो प्रोसेस है और ये सारी चीज़ें जो ये उनके अंडर हो रही हैं, स्क्रूटनी में हो रही हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें उनसे एक बार एक होता नहीं है कि उनसे कंफर्म कर लिया गया है कि ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। भाई यही विशेषज्ञ, यही जो एक्सपर्ट्स की बात, ये अभी जो हवाला दिया जा रहा है ना, यही एक्सपर्ट्स पेपर भी बनाते हैं यूपीपीसीएस का, आरओ का। और आप जाकर के देखेंगे तो आपको 150 क्वेश्चन सही नहीं मिलते यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, वो भी एक्सपर्ट्स ही होते हैं। उनका भी ये बोला गया है कि अगर एक्सपर्ट सही क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई और पेपर ऐसी गलत बनता रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि आप परसेंटाइल के हिसाब से सारी चीज़ें निकालोगे, ठीक है, चलो मान लिया कि आप ऐसा कर रहे हो, क्या आप प्रीलिम्स में जब प्रीलिम्स निकालोगे तो क्या आप सबका स्कोर जो है वो एकदम एक्यूरेट दोगे? देखो होता क्या है, आपने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला, आपने किसी का एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं दिया, आपने मेंस का रिजल्ट निकाला, आपने उसमें एग्जैक्ट किसी का नंबर नहीं दिया, आपने रिजल्ट निकाल दिया, रिजल्ट के भी 6 महीने बाद जाकर के आप चीज़ें देते हो, जैसे पीसीएसजी वाले एग्जाम में हुआ था। आप रिजल्ट के भी 6 महीने बाद जाकर के, 3 महीने बाद जाकर के, 8 महीने बाद जाकर के डिटेल्स देते हो कि भैया आपके इतने नंबर है। तब इंसान फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है और फिर आप उसको कोर्ट कचहरी के जो चक्कर है उनमें फंसा लेते हो, उनके केसेस में फंसा लेते हो। अब हर किसी के पास इतना रुपया पैसा, इतना इतनी पावर, इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि फिर वो बार बार कोर्ट कचहरी के केस कर पाए। तो आधे लोग तो वैसे ही हिम्मत टूट जाती है उनकी। अगर प्रीलिम्स के लेवल पे जैसे आपने रिजल्ट निकाला, आप हर इंसान के नंबर बता दो कि हाँ भाई आपके 10 नंबर हैं, आपके 10.002 हैं, आपके 10.3.2 हैं, 3.4 है, तो उससे क्या है कि इंसान को तुरंत पता लग रहा है कि अच्छा इसमें मेरे नंबर इतने कम है तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे नंबर इतने ज़्यादा है तो मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ है। इंसान कंपेयर कर पाएगा, जिसको कोई दिक्कत होगी, जिसके बीच में कोई भी गड़बड़ी होगी वो उसी समय बोल पाएगा। उस समय तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हवाला देकर के आप एग्जाम जो आपकी मार्कशीट है उसको शो नहीं करते हो, और जब प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, उसके बाद जब चीज़ें एकदम आगे बढ़ जाएंगी तब आप उसको कोर्ट केस में बुला लोगे, तो हर इंसान कैसे फाइट कर पाएगा? कुछ लोग उसमें फिर भी निकल के आते हैं, 2-4 इतने जो आप कह सकते हो कि बहुत हिम्मती लोग होते हैं, जो सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, वो 2-4-5 लोग आते हैं, फिर उनको फिर आप इसी तरह से घुमाते रहते हो, फिर उसमें थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो पाती हैं, पूरी तरह से न्याय कभी नहीं मिल पाता है। तो अगर आप ये चीज कर भी रहे हो ना तो फिर आप ये पक्का करो, इसकी भी नोटिस निकालो आप। जैसे आपने कल सब लोग अपनी दिवाली की छुट्टियां मना रहे थे, छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे, उसकी अपनी छुट्टियां मना रहे थे, आपने एक दिन में 3 नोटिस निकाल दी, ठीक है। अब आप एक नोटिस ये भी निकालो कि हर प्रीलिम्स का जो हम जो रिजल्ट देंगे उसमें हम हर बच्चे का, जैसे अगर 5,76,000 बच्चों ने यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा है, या आरओ में अगर 10,76,000 बच्चों ने मान लीजिए फॉर्म भरा हुआ है, 154 बच्चों ने, तो वहां पर आप ये बताइए कि हम अगर प्रीलिम्स में जैसे मान लीजिए 4 लाख लोगों का रिजल्ट आया, 4 लाख लोगों ने पेपर दिया, तो कितने पास हुए, कितने फेल हुए, किसके नंबर है, आप सबके नंबर भी जारी करिए। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम प्री में क्वेश्चन गलत बनाएंगे पेपर में, उसके बाद में हम उनका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि उसमें कौन कितने नंबर एग्जैक्ट किसको क्या मिले, हम मेंस में नहीं बताएंगे कि किसको कितने नंबर एग्जैक्ट मिले, रिजल्ट निकाल देंगे, रिजल्ट के बाद में 3-4 महीने 6 महीने बाद जब हमारा मन करेगा सडनली हम निकाल देंगे कि लो 20 दिन के लिए ये नंबर आपके पड़े हुए हैं वेबसाइट पे, जाकर के आप नंबर देख लीजिए। ऐसे नहीं होती ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता नहीं है। मैं तो यही समझ पाया हूं। आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आप नॉर्मलाइजेशन से शिफ्टों में एग्जाम होने से कितना सहमत है। न्यूज़पेपर में एक चीज़ और भी निकली हुई थी इसके रिगार्डिंग कि आयोग का कहना यह है, आयोग के सूत्रों का कहना यह है कि धांधली को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि 2 दिनों में परीक्षा कराई जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि पीसीएस और आरओ एक ही परिवार के 2 बच्चे थे, तो पहली बात तो दोनों ही एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था। सिर्फ एक की बात नहीं है, दोनों में नहीं होना चाहिए था। फिर भी शासन की तरफ से यह चीज़ की गई थी पहले ही, ये बात है कम से कम आज से 4-5 महीने पहले की, ये बात पहले ही की गई थी जून के आसपास कि जो यूपीपीसीएस है वो विशिष्ट परीक्षा है, तो उसको हर हाल में यही प्रयास करे शासन कि वो एक ही दिन में कराई जाए, उसमें किसी भी तरीके से शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन वाला चक्कर ना हो। आरओ को उससे अलग रखा गया था, तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार के 2 बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा था, लेकिन फिर भी यूपीपीसीएस को तो इसमें कम से कम नहीं रखा गया था, विशिष्ट परीक्षा का हवाला दिया गया था। अब शासन का आयोग का ये कहना है कि भाई हमें धांधली को रोकना है, और शासन का भी यही कहना है कि हमें धांधली को रोकना है, तो इसलिए 2 दिनों में परीक्षा कराना ही मतलब उचित है। शासन का पूरा इसमें सपोर्ट है, तभी जो आयोग है वो ये चीज़ करा भी पा रहा है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि यूपीएससी में आपने कभी इस तरीके की चीज़ देखी है कि वो धांधली रोकने के लिए वो 2 दिन में एग्जाम करा रहे हो, शिफ्टों में एग्जाम करा रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप यूपीएससी को फॉलो करने की बात तो कर रहे हो, आप अपना जो लेवल है, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको अप करने की बात कर रहे हो, उसको उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनको आप फॉलो करने की बात करो कि भैया ठीक है हम यूपीएससी को फॉलो करेंगे, लेकिन उनके तरीके की जो चीज़ें हैं एक्चुअल में आप उनको नहीं कर पा रहे हो। यूपीएससी के पेपर में आपने इस तरीके की चीज़ें देखी है कि कहीं उनका पेपर ऐसे लीक हो रहा हो, कहीं पे ऐसे सेंधमारी हो रही हो, 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए में लोगों ने सेंधमारी की हो, जहां पर आयोग में जो है यूपीएससी जहां पर है उसी के 2 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल के कोई प्रिंसिपल हो वो लोग इसमें मिली वगैरह, तो नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईमानदारी कैसे अपनी निकाल के दिखाओगे? जब आप अपने काम ऐसे करते हो जो ईमानदारी के होते हैं तो उससे लोगों को एक भरोसा होता है, तब वो जान पाते हैं कि हाँ इनकी जो प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंसी के साथ इनकी चीजें आगे बढ़ रही हैं। आप सिर्फ कह तो रहे हो, आयोग सिर्फ कह तो रहा है अपने लेवल से, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें उसकी अभी तक इस तरीके से दिखी नहीं है कि उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, उनमें किसी तरीके की कोई पारदर्शिता हो। तो धांधली रोकनी है अगर आपको, तो आप उसके लिए बाकी जो मेजर्स है उनको आपको लेना चाहिए था, रादर देन कि आपने शिफ्टों में एग्जाम कराना शुरू कर दिया, आपने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया और आपने एक ही दिन में 3 नोटिस निकाल दी। अब यहाँ से मेन चीज़ यही है कि चूंकि नोटिस आपके पास है, काफ़ी लोग आपको ये भी बताएंगे टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर ये भी आपको बताएंगे कि आप कुछ नहीं हो सकता, दिस एंड दैट, जो होना था हो गया और सारी चीज़ें और उसके बाद में आपसे बैठ करके तैयारी करिए, पढ़िए और जो हो रहा है उसी में झेलिए। जितने भी लोग ये चाहते थे कि बस एग्जाम किसी तरह हो जाए, चाहे शिफ्टों में हो चाहे नॉर्मलाइजेशन में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एग्जाम देना है, उनका आज एक्चुअल में काजू कतली दिखाने का एक मौका आ गया उनके लिए, उनको खुशी मनाने का उनके लिए बहुत बड़ा दिन है आज। एक्चुअल में उनके लिए जो बड़ा दिन होता है, जो क्रिसमस होता है, वो आज ही है, क्योंकि वो चाहते थे किसी तरह से एग्जाम हो जाए, चाहे शिफ्टों में हो चाहे नॉर्मलाइजेशन के साथ हो। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या सोचते हैं। 2, 4, 10 लोग, 15 लोग क्या सोचते हैं, 100 लोग क्या सोचते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो 5,76,000 जो बच्चों ने जिन्हें फॉर्म भरा हुआ है यूपीपीसीएस में, या जो 10,76,154 बच्चे जिन्होंने आरओ में फॉर्म भरा हुआ है, उसमें मेजॉरिटी क्या सोचती है वो बहुत मैटर करता है। मेजॉरिटी में लोगों ने ट्वीट किए, मेजॉरिटी में लोगों ने स्पीड पोस्ट भेजे, मेजॉरिटी में लोग जो है वो आयोग के बाहर इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी मांग सामने रखी। तो आयोग और शासन हर किसी की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बहुत मैटर करेगा कि मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं और उनकी राय क्या है। अगर उनकी राय सही होगी, आप अपने पॉइंट पर सही होगे, जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ था, ये चीज सही थी तो फैसला आपके पक्ष में आया। अगर आपकी बात सही होगी तो फैसला आपके पक्ष में जरूर आएगा। नोटिस बहुत आती है, नोटिस 27 अक्टूबर की भी आई थी, बात आप जानते हो, नोटिस आती रही है, जाती रही है, एग्जाम होने
होने के 2-2 3-3 4-4 दिन पहले तक एग्जाम कैंसिल हुए हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद अभी 20 अक्टूबर को एक एग्जाम होना था, उसके पहले कुछ उसमें चीज़ पाई गई कि कुछ अनियमितताएं कुछ है, तो उसकी जो उसमें जो चीज़ें गड़बड़ पाई गई थी उनके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर इंसान जो संदिग्ध जो थे उनके रिगार्डिंग एफआईआर कराई गई थी और पेपर आपका टाल दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। तो 1-2 दिन पहले तक ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सही चीज़ की आप मांग कर रहे हैं तो अभी भी कुछ हो नहीं सकता, तो इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। बट पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। जब मैंने आपको ये बताया था, या किसी भी इंसान ने जब आपको ये बताया था कि भैया पेपर आगे जा सकता है, या पेपर इसकी बजाय इस तारीख में हो सकता है, या इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा कि आप बैठ जाइए और आप अपना ट्रिप बनाने चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, आप 25 दिन के लिए कहीं गायब हो जाइए। पढ़ाई तो आपको तब भी करने के लिए बोला गया था, पढ़ाई तो आपको कंटिन्यूअसली करनी है। जो भी चीज़ें आपको करनी है, चाहे वो ट्वीट हो, स्पीड पोस्ट हो, प्रोटेस्ट हो, कोई भी चीज़ें हैं, आपको उसके साथ पढ़ाई करते रहना है, बाकी अपनी आवाज़ उठानी है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब नोटिस आ गई है, कुछ नहीं हो सकता, तो आप बैठ करके पढ़ाई करिए, आप इसमें शामिल मत होइए। यही चीज़ है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। आपको अपने हिसाब से बेटर कंडीशन जो है वो पता लग पा रही होगी। अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो चुपचाप सारी चीज़ें अपने हिसाब से करिए, लेकिन यहाँ से जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोग इस चीज़ को हल्के मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजॉरिटी इस चीज़ से एग्री करती है कि ये चीज़ें जो छात्रों के साथ की जा रही हैं या छात्रों के साथ जो होने वाला है वो सही नहीं है। और एक बार ये आपके एग्जाम में इंप्लीमेंट हो गया फिर ये चलता रहेगा। और आपको ही पता है कि आरओ का एग्जाम हर साल नहीं आता, तो एक बार अगर आरओ का बच्चों का जो भविष्य है, जो 10,76,000 बच्चे हैं, उनका भविष्य अगर इस बार अधर में अटक गया, इस बार अगर फंस गया, तो फिर वो फंसा रहेगा, क्योंकि अगले 1-2 साल में तो वैकेंसी आने की कोई चांस सच नहीं है। तो ये जब 2-3 साल बाद कब आएगी वैकेंसी, नोबडी नोस। और यूपी पीसीएस में तो हर साल फिर यही चीज़ लागू होने वाली है। अपनी राय जरूर बताइएगा, बाकी पढ़ते रहिए। बाकी जो स्ट्रेटजी या बाकी चीज़ें हैं, यूपी पीसीएस 7 और 8 दिसंबर को है, आरओ 22 और 23 दिसंबर को है, उसके साथ जो भी स्ट्रेटजी या बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे वो आपको बताना चाहिए। चीज़ें जो चल रही थी उसके हिसाब से आप चीज़ें करते रहिए। बाकी काफ़ी लोगों ने आपको कल रात से लेकर के अभी तक आरओ की 1 महीने की स्ट्रेटजी बता दी है, काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए अगर आपको करना है तो। और बाकी आरओ के लिए भी काफ़ी लोगों ने आपको चीज़ें बता दी हैं कि भैया 40-45 दिन में कैसे करना है। तो अब काफ़ी लोग सरेंडर कर जाएंगे, उनका बस यही होगा कि पढ़ो पढ़ो, सारी चीज़ें गई तरफ तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या करना है। मैं आपको लेकिन 1-2 दिन के बाद ही सारी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू सो मच।